हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र हमारा विषय है और हम लोगों ने अध्याय 3 कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था हमें संसद की क्यों आवश्यकता है या हमें संसद क्यों चाहिए। तो हमें संसद क्यों चाहिए, इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग ने सारे जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों, अब बारी आती है एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। आपकी एनसीईआरटी में देखिए, ये जो नागरिक शास्त्र का जो विषय है, थोड़ा सा इसके जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन को आप देखोगे तो आपको बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन जनरली मिलते हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के ही अंदर देखोगे, आपके अध्याय के अंदर हर टॉपिक के आसपास देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं। तो आज हम लोग उन सारे क्वेश्चन को भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन में ही जोड़ करके पढ़ेंगे और इस पूरे नागरिक शास्त्र के सभी चैप्टर में इसी प्रकार का हम लोग कुछ कर रहे हैं। लेकिन जहां मुझे लग रहा है कि पेज नंबर डालने की ज़रूरत है, तो वहां पर मुझे पेज नंबर मेंशन भी किया, तो आपको बहुत आसानी से वो चीज़ मिल जाएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। समझ में आ गया। एक एक करके शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के उत्तर जानने की। एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन बोलता है, राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। राष्ट्रवादियों का जब विचार था कि सभी नागरिकों को या वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए, क्यों ऐसा विचार था उनके मन में? उनके मन में विचार ये था कि जब सभी वयस्कों को अगर हम लोग सरकार बनाने का अधिकार यानी मतदान करने का अधिकार देंगे तो उससे क्या होगा, उससे सरकार के फैसले लेने में हिस्सेदारी लोगों की ज़्यादा होगी। मतलब सरकार जो भी फैसले लेगी, क्योंकि ब्रिटिश शासन में ऐसा नहीं होता था। ब्रिटिश सरकार में वो बहुत परेशान थे। राष्ट्रवादी लोग सोचते थे कि ब्रिटिश सरकार इतनी क्रूर है, इतनी निरंकुश है, इनके लिए विद्रोह करना पड़ता था, आंदोलन करना पड़ता था, तब जाके ये बात मानते थे। तो ऐसा आज़ादी की बात नहीं होना चाहिए। तो उनका सपना यह था कि अब जो लोग आएंगे ना वोट डालने के लिए, जो सरकार चुनी जाएगी वो हम खुद चुनेंगे और उसमें क्या होगी, सरकार जिम्मेदार होगी, हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ऐसे में क्या होगा, वयस्क मताधिकार सरकार को जिम्मेदार बनाता है और सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों में लोगों की हिस्सेदारी भी होगी उसमें। तो इसीलिए उनका विचार ये था कि भाई वयस्क मताधिकार तो होना चाहिए। देखते इसका उत्तर में हमने किन चीज़ों को महत्व दिया है। पहला तो यह कि सभी नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारिता देने के लिए, जो भी सरकार निर्णय लेगी ना उसमें हमारी भागीदारिता होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि निर्णय में नागरिकों की भागीदारिता कैसे होगी। निर्णय मतलब क्या? निर्णय मतलब फैसला लेना। फैसला लेना मतलब कानून का निर्माण करना। संसद बनाती है देश के लिए कानून, ये बात तो आपको क्लियर है। संसद देश के लिए कानून बनाती है, क्लियर हो गया। लेकिन संसद में कौन ये कानून बनाता है? संसद में जो कानून लाया जाता है वो संसद के जो प्रतिनिधि होते हैं ना, सांसद, जिसको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, जिसको हम लोग एमपी के नाम से जानते हैं, ये सभी लोग मिलकर के बिल को पास करवाते हैं। तो सभी लोग होते कौन है? ये लोग होते हैं हमारे प्रतिनिधि, जिसको हम लोग चुन के जाते हैं। तो इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से फैसला लेने में हमारा हाथ है कि नहीं है? हिस्सेदारी तो है। लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया गया। लोकतंत्र में, लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? लोकतंत्र का मूल मंत्र यह है कि लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि किसी लोकतंत्र में लोगों की वैल्यू नहीं है तो फिर लोकतंत्र कैसे कहलाएगा? लोकतंत्र का मतलब यही है जहां पर लोग खुद अपने भविष्य का चुनाव करें, जहां लोग खुद सरकार को चुने। तो हमारे देश में अगर सरकार को लोग खुद चुन रहे हैं तो हुआ ना है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में नागरिकों का महत्व अगर बढ़ाना है तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देना पड़ेगा। वयस्क को चुनने का अधिकार दो। तो भागीदारी और सहमति को महत्व दिया गया कि हमारे देश में वही सरकार आना चाहिए जो लोगों की इच्छा पर आधारित हो। हमारी इच्छा मोदी साहब को लाने की थी, 2 बार लाने की थी, हम लोग 2 बार लेकर के आ गए। अगर हमारी इच्छा मोदी साहब को तीसरी बार लाने की भी होगी तो हम लोग तीसरी बार भी लाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। हम सहमति देना चाहे कि नहीं चाहे उस पर निर्भर करता है। अगर हमें कोई दूसरा ऑप्शन दिखता है अच्छा, कि किसी और पार्टी में मोदी साहब से अच्छा कोई प्रधानमंत्री हो सकता है, तो हम लोग बखूबी ऐसे प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे, क्योंकि हमारे पास में अधिकार है ना दोस्तों, वयस्क मताधिकार। बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते, तीसरा पॉइंट, नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से ही हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि नागरिक सरकार में भागीदारिता दे, नागरिक इस देश के निर्णय में भागीदारिता दे, तो इसका केवल एक ही तरीका है और वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब ये है कि लोगों को मतदान करने का अधिकार देने से आप उनकी सहमति, इच्छा शक्ति
और वो जो चाहते हैं, उनके जो सपने हैं वो साकार करवा सकते हैं। इस देश में वही सरकार बनती है जो लोग खुद चुनते हैं, और लोगों को चुनने का जो अधिकार दिया गया है संविधान खुद आपको देता है, और उसका नाम है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आर्टिकल 326 पढ़िएगा, अनुच्छेद 326 पढ़िएगा, आपको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। हमारे देश में वो सारे लोग जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुके हैं उनको मतदान करने का अधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वयस्क का मतलब आप समझते हो 18 साल से ऊपर, मताधिकार का मतलब आप समझते हो वोट डालने का अधिकार, और सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, सबके लिए, हर एक नागरिक जो 18 साल का हो चुका है, चाहे वो देश का गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, देश का अमीर से अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, 18 साल की उम्र प्राप्त कर लिया तो वयस्क मताधिकार मिलेगा। अब दोस्तों हमारा देश इतना अच्छा है ना कि यहाँ पर वयस्क मताधिकार में इतनी अच्छी समानता है कि गरीब से गरीब लोग जिसके घर में खाने को दाना नहीं है उसको भी वोट देने का अधिकार दिया गया है। वो भी कितना वोट दे सकता है, एक चुनाव में एक वोट दे सकता है। और अमीर से अमीर व्यक्ति जिसके पास अरबों रुपए हैं लेकिन फिर भी वो चुनाव में एक ही वोट दे सकता है। तो राजा और रंक को बराबर करता है ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो है ना बड़ी कमाल की चीज़। तो आपके पास बहुत बड़ी पावर आने वाली दोस्तों, जैसे आप 18 क्रॉस करोगे ना आपके पास बहुत अच्छी पावर आने वाली है। लेकिन पावर जो है ना, शक्ति जब आपको दी जाती है तो शक्ति के साथ आती है जिम्मेदारी। मजाक मजाक में किसी को भी चुनाव में वोट नहीं देना है, उसी सरकार को देना है जो व्यवस्थित सरकार हो। बगल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया। बगल में, किधर बगल में? नेक्स्ट स्लाइड में। एक्चुअली बगल में इतनी जगह नहीं थी, इस वजह से हमने उसको नेक्स्ट स्लाइड में दे दिए हैं। तो मैं पहले ही स्लाइड दे दूँ। ये बगल है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन उठाया गया है, क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में ही लिया है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन में लिखा हो बगल में, वहाँ बगल में लिखा हुआ था, हम लोग इस पे ये आपका नक्शा दिया गया, इसमें से आपको देखना है। तो पहले क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। बगल में अभी छोड़ देते हैं, सीधे 2004 से आते हैं, बार बार वो बगल शब्द आएगा। 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है नेक्स्ट स्लाइड में। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को, अब ये विद्यार्थियों से बोला जा रहा है, जैसे कि आप जो भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, आप जिस भी क्षेत्र से, मुझे पता नहीं, हो सकता है कि आप सारे के सारे लोग मध्य प्रदेश से हो सकता है कि आप में से कुछ लोग उत्तर प्रदेश के हो, या हो सकता है कोई बिहार के, कोई छत्तीसगढ़, कोई राजस्थान, कोई गुजरात। जहाँ जहाँ भी हिंदी बोली जाती है और जहाँ जहाँ भी हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी पढ़ी जाती है, वो सब लोग तो सुन ही रहे होंगे क्योंकि हिंदी से संबंध तो है ही। तो मुझे लगता है कि जहाँ भी आप रहते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं, उसको आप पहले देखिएगा। पूरे भारत में, पूरे भारत का नक्शा याद होना चाहिए दोस्तों आपको। राज्य के चुनाव क्षेत्र को पहचानने का प्रयास करें। आपके चुनाव के क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है और आपके राज्य में संसद में कितने सांसद हैं, आपके राज्य से संसद में कितने सांसद हैं। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को हरे और नीले रंग में क्यों दिखाया गया है, बस इसका उत्तर जानना है। 3 चीज़ का उत्तर जानना है। पहली बात तो कि आप किस राज्य चुनाव क्षेत्र को, आपको अपने राज्य का चुनाव क्षेत्र को पहचान करना है, पहली बात तो है। दूसरा है कि आपके सांसद का नाम क्या, आपका जो क्षेत्र पड़ता है। मैं अपना बता दूंगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। आपके राज्य में कितने सांसद हैं टोटल, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। वहीं कुछ निर्वाचन क्षेत्र को हरा और कुछ को नीला क्यों दिखाया गया है, तो हरा नीला तो हम तब देखेंगे ना जब हम मैप को देखेंगे। यह आपका रहा मैप, ये 2004 के हिसाब का मैप है। तो ये अभी वाला नहीं, 2004 का दिया है क्वेश्चन में, 2004 दिया था, हम 2004 को लेके चलते हैं। इसमें बोला गया है कि जो हरा रंग है वो किसको प्रदर्शित करता है, वो प्रदर्शित करता है अनुसूचित जनजाति को। एक उत्तर मिल गया। ब्लू यानी नीला रंग किसको प्रदर्शित करता है, अनुसूचित जाति को। तो नीला रंग अनुसूचित जाति को प्रदर्शित करता है, जबकि हरा रंग अनुसूचित जनजाति को प्रदर्शित करता है। और साथ ही क्वेश्चन क्या लिखा, अपने राज्य की पहचान करें। मान लो फॉर एग्जांपल मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मेरा राज्य क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ये वाला एरिया आता है दोस्तों, मध्य प्रदेश ये लगभग ये सबसे बीच वाला मध्य प्रदेश आता है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्ट मैप यहाँ पर नहीं बन पाएगा, तो ये लगभग मध्य प्रदेश जो है बीच वाला एरिया आएगा। आप बोलो तो मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करता हूँ कि मध्य प्रदेश का जो सही मैप है वो बन जाए तो अच्छी बात है। सब कुछ मैप है, कोशिश तो पे दुनिया कायम है दोस्तों।
ऐसा कुछ मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश मेरा राज्य है, सबसे बीच वाला राज्य है, जिसमें अलीराजपुर और झाबुआ वाला एरिया जो दिख रहा है ना आपको, ये अनुसूचित जनजाति वाला एरिया है पूरे। झाबुआ, अलीराजपुर, अगर आप MP में हो तो बेहतर समझ पाएंगे। छोड़ो जिलों की बात छोड़ो, हम लोग देश की बात करते हैं और राज्य की बात करते हैं। तो क्या बोला, सबसे पहले अपने राज्य की पहचान कर, मैंने कर लिया, मेरा राज्य क्या है, मध्य प्रदेश। दूसरा, आपके जिस क्षेत्र में आप रहते हो, जिस निर्वाचन क्षेत्र में रहते हो, आपके सांसद का नाम क्या है। मैं भोपाल में रहता हूँ दोस्तों, पता ही आपको, मैग्नेट ब्रेन भोपाल में है, मैं भोपाल में रहता हूँ। भोपाल में सांसद का नाम क्या है, इसका नाम है साध्वी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा। और अगर ये भी पूछता ना किस पार्टी का, हम बोल देंगे BJP। साध्वी प्रज्ञा एक साध्वी हैं जिनका नाम है साध्वी प्रज्ञा। साध्वी प्रज्ञा जी जो है वो यहाँ की सांसद है। फिर उन्होंने क्या बोला कि आपके पूरे राज्य में कितने सांसद हैं। भाई मेरा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कितने सांसद हैं। सांसद वो अगर लोकसभा की बात ही पूछ रहा है, खासकर वो लोकसभा के सांसद की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा में 29 लोग यहाँ पर मेरे क्या है, सांसद हैं। 29 सांसद है मेरे पास, मध्य प्रदेश में 29 सांसद हैं। ये समझ में आ गया आपको। फिर वो क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि नीला और लाल रंग क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो सॉरी, हरा और नीला, हरा अनुसूचित जनजाति को प्रदर्शित कर रहा है और नीला क्या कर रहा है, अनुसूचित जाति का प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों ये चारों क्वेश्चन के उत्तर हो गए, चारों ही क्वेश्चन के। सबसे पहला क्वेश्चन था कि अपने निर्वाचन क्षेत्र की या अपने राज्य को पहचाने, इसमें से मैंने पहचान लिया, मेरा राज्य मध्य प्रदेश है, मैंने बना भी दिया, आपको ये बना दिया। दूसरा क्वेश्चन था कि आपके एरिया के सांसद का नाम बताए, भोपाल में साध्वी प्रज्ञा सांसद है। तीसरा क्वेश्चन था कि आपके यहाँ पर MP कितने हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है मध्य प्रदेश में लोकसभा में 29 सांसद है, दे दिया। उसके बाद ये पूछा कि बताओ ये कि कितने क्या बोल रहे हैं कि नीला हरा रंग जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है। हरा रंग प्रदर्शित करता है ST को, अनुसूचित जनजाति को। दोस्तों आपको याद रहना चाहिए, ST मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब अनुसूचित जनजाति, ध्यान रखना पड़ेगा, इसको ऐसे ही लिखते हैं। और नीला रंग जो है वो प्रदर्शित कर रहा है SC को, है ना, नीला रंग प्रदर्शित कर रहा है SC को, यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक। अब देखिए इसमें एक और चीज़ क्या लिखी हुई है कि पूरे देश में ST के लिए 47 सीट हैं, जबकि SC के लिए 48 सीट यहाँ पर लिखा है ना इसमें। तो क्या होता है, ये है क्या, इसका मतलब ये है कि नीले रंग में जो लिखी हुई 84 जो बिंदु दिख रहे हैं ना अलग अलग आपको, देखो ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सब जगह है, ये SC यानी अनुसूचित जाति को प्रदर्शित करते हैं। और अनुसूचित जाति के लिए सारी सीटें रिजर्व्ड है, मतलब रिजर्व मतलब आरक्षित है। और आरक्षित का मतलब क्या होता है, आरक्षित का मतलब होता है कि केवल उस जगह से अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, बाकी लोग चुनाव में फॉर्म नहीं डाल सकते। अगर मैं बोलूँ हरा रंग जहाँ पर दिख रहा है तो वहाँ क्या होगा, हरे रंग वाले एरिया में केवल अनुसूचित जनजाति वाला व्यक्ति ही क्या कर सकता है, चुनाव में लड़ सकता है, और केवल दूसरे लोग जो है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब चुनाव में नहीं लड़ सकते, वोट सब डालेंगे लेकिन चुनाव में नहीं लड़ेंगे। कितनी सीटें हैं, 84 SC के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, 47 अनुसूचित जनजाति के लिए। अगर आपसे पूछा जाए आपके राज्य में कितनी है, तो मैं MP की भी बता दूं, मध्य प्रदेश में SC के लिए कितनी सीटें हैं और मध्य प्रदेश में ST के लिए कितनी सीटें। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, टोटल 31 में से 10 सीटें तो मध्य प्रदेश में रिजर्व्ड ही, आरक्षित ही हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ भी नहीं करना है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पूरे देश में जो हरा रंग है वो प्रदर्शित कर रहा है किसको, अनुसूचित जनजाति को, ST को। मैंने बोला हरा रंग ST को प्रदर्शित कर रहा है। टोटल ST की सीटें कितनी आरक्षित है दोस्तों, यहाँ पर 47, मैंने 47 सीटें लिख दी। लेकिन अगर आपसे आपके राज्य की भी पूछी जाए ना तो मध्य प्रदेश में ST की 6 सीट आरक्षित है। 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में खाली ST ही चुनाव लड़ेंगे। नीला रंग बताता है SC को, जहाँ पर टोटल जो है 84 सीटें हैं। क्षमा करें, मैंने यहाँ पर 48 लिख दिया, 84 की जगह मैं इसको सही कर देता हूँ। ये 84 सीट्स है दोस्तों यहाँ पर टोटल देश में। 84 सीट्स खाली अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जाति में से MP में 4 सीटें हैं। अब आप सोच रहे हो कि पूरे देश में SC के लिए 84 है, ST के लिए 47 है, मतलब SC के लिए ज़्यादा है और ST के लिए तो आधी है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या आप क्या देखते हो कि 6 यहाँ है और 4 यहाँ है। क्या सर ने गलत तो नहीं लिखा? मैंने गलत नहीं लिखा दोस्तों। इसका मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या ज़्यादा होगी, अनुसूचित जाति की संख्या कम है, जबकि पूरे देश में अनुसूचित जाति की संख्या ज़्यादा है और अनुसूचित जनजाति की संख्या कम है।
थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आपको। इसका मतलब सीटें जो आरक्षित की जाती है उसका सीधा संबंध जनसंख्या के प्रतिशत से है। कितनी जनसंख्या आपके देश राज्य में है वो निर्भर करता है सीटों पर, कितनी सीटों में से कितना परसेंट आप ले जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग में क्लियर हुआ होगा दोस्तों कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ये एक चित्र बहुत कुछ बोलता है दोस्तों। अच्छा, आपको पता है एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि दो नाम बार बार मैं ले रहा हूँ। एक ले रहा हूँ मैं अनुसूचित जाति, है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में अंतर क्या है? अनुसूचित जनजाति में अंतर क्या है? जनजाति, ज़्यादातर लोगों को ये अंतर भी नहीं पता दोस्तों कि क्या होता है। अनुसूचित जाति का मतलब होता है, जो इनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो बता रहा हूँ मैं, ऐतिहासिक रूप से कैसे हम लोग समझते हैं, वे जातियाँ जो दूसरी जातियों के साथ सालों से रह रही है और जिनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा है, अछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा है। और अगर वैदिक काल से जोड़ो ना मैं, तो हमने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं कि वैदिक काल में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो सुना होगा ना। तो सबसे नीचे वाला जो तबका है ना शूद्र, वो एससी कहलाते हैं। और एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजातियाँ, जो जातियाँ पहले हमारे साथ मतलब दूसरे लोग जातियों के साथ नहीं रहती थी, जंगलों में निवास करती थी, बाद में जब उनको इधर लाया गया शहरों में तो वो जनजातियाँ कहलाई। जैसे भील जनजाति, कुछ समझ में आया, वो अनुसूचित जनजाति है। और अनुसूचित शब्द का मतलब होता है विशेष, जिन जातियों को विशेष आरक्षण देने के लिए लिस्टेड, सूची बनाई गई जिन जातियों की। तो ऐसा कुछ, बाकी संविधान के हिसाब से बोलोगे तो संविधान के कुछ आर्टिकल्स में इनके बारे में बताया गया है। क्या बोलोगे, आर्टिकल 342, 344, 343 ऐसे कुछ आर्टिकल है, 341 है, 342 में दिया गया। एग्जैक्टली तो खास पता नहीं है, लेकिन 342 44 के आसपास का ही लिखा है कि भाई वो जातियाँ, एक्चुअल में क्या है, जातियाँ कौन सी होगी डिसाइड करने वाला राष्ट्रपति जी है। राष्ट्रपति के पास पावर है कि कौन कौन सी जातियाँ होगी, लेकिन हमें इतना डीप में जाना नहीं है। हमें फिलहाल बात करनी है इस चित्र में हमें क्या समझाया। ये बहुत कुछ बोल दिया है चित्र, इतनी सारी बातें इस चित्र ने हमें समझा दी कि अब और बातें निकल के आएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। मेरे ख्याल से जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन ये तो मैंने आपको बता ही दिया, जरूरत नहीं इसको पढ़ने की। प्रश्न क्रमांक 2 जो नेक्स्ट है वो बोलता है कि अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। इनमें से एक स्तर संसद यानी केंद्र सरकार, दूसरा स्तर विभिन्न राज्यों की विधायिका राज्य का होता है, और तीसरा मैंने पंचायत भी बताया था। 3 स्तर पढ़े थे, लेकिन यहाँ 2 ही पूछ रहा है। अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरें। ये सारी चीज़ें आपसे करवाना चाहते हैं कि आपने 3 स्तर पढ़े हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पंचायत। तो ये बोलना चाह रहा है कि चलो पंचायत को छोड़ दो, तो 2 सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये 2 चीज़ें हैं। अब ये क्या पूछना चाह रहा है, तालिका बना के पूछना चाह रहा है। देखिए, जो मैं तालिका आपको बताऊंगा अभी मैं भरवाऊंगा वो प्रेजेंट के हिसाब से भरवाऊंगा, लेकिन उत्तर में हो सकता है कि आपको कहीं कभार को है पुराना 2009 का डेटा दिया हो, एनसीईआरटी का पुराना डेटा हो सकता है, लेकिन मैं अभी आपको नया वाला डेटा देने वाला हूँ। कहने का मतलब है कि इसका उत्तर वैसे लिखे कि तालिका देख लो ना, समझ में आ जाएगा। तालिका में क्या लिखो, तालिका में जो प्रश्न लिखे हुए हैं वो आपके एरिया के हिसाब से लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ क्या दिया है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, 2 अलग अलग स्तर है ना। 3 स्तर की बात करता है, पंचायत की बात करता है, लेकिन पंचायत नहीं पूछा क्वेश्चन में, खाली राज्य सरकार केंद्र सरकार पूछा है। तो एक एक करके क्वेश्चन पढ़ लेते, बहुत सिंपल सी चीज़ है। कौन सा या कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है? कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में, मतलब सरकार किसकी है ये पूछना चाह रहा है। कहाँ, राज्य में किसकी है, कहाँ, केंद्र में किसकी है। आप भले किसी भी राज्य के हो, लेकिन केंद्र में तो एक ही आएगी ना, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की सरकार है। अगर आप यूपी से हैं तो बीजेपी की सरकार है, अगर आप एमपी से हैं तो बीजेपी की सरकार है, अगर आप राजस्थान से तो कांग्रेस की सरकार है, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो कांग्रेस की सरकार है, अगर आप पंजाब से हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर आप दिल्ली से हैं तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप तमिलनाडु से हैं तो AIDMK की सरकार है।
अब समझ में आ गया आपको। हर एक राज्य की अलग अलग सरकार है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार है। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि हम जिन भी राज्य से हैं वहाँ की जो सरकार है उसकी पार्टी का नाम लिखना है। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैंने लिख दिया बीजेपी, तो मेरे पास क्या है, राज्य सरकार भी बीजेपी, केंद्र सरकार भी बीजेपी। मुझे लगता है कि बीजेपी का फुल फॉर्म बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना पॉपुलर नेम भारतीय जनता पार्टी कि क्या उसको हम लोग बार बार डिफाइन करें। आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है? आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है? मैंने अभी तो बताया आपको। मेरे यहाँ से साध्वी राज्य की बात करें और केंद्र की बात करें तो केंद्र में मान लो मैंने बोल दिया कि साध्वी प्रज्ञा है, साध्वी प्रज्ञा कोई है जो है, ठीक है, साध्वी प्रज्ञा है। और मेरे एरिया से कोई मान लो कोई विक्रम सिंह है, विक्रम सिंह विधायक का नाम एक्चुअली अक्सर याद नहीं रहता है कौन सा विधायक कहाँ पर है। कोई भी विधायक का नाम लिख दिया, जैसे मेरे एरिया में विक्रम सिंह नाम का विधायक है और बीजेपी में यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा है। तो यहाँ पर मतलब विधायक कौन है और ऐसा मैं ऐसा लिख दूँ इसको, या फिर आपको लिखना क्या, आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि कौन है। तो राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? विधायक। आप अपने अपने क्षेत्र का यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सांसद, एमएलए, वही जाएगा ना केंद्र सरकार में, तो ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? तो मध्य प्रदेश में विपक्ष में है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस। और यहाँ पर भी विपक्ष में कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस ही विपक्ष में, दोनों जगह कांग्रेस विपक्ष में है। सीधी सी बात है। नेक्स्ट है, पिछले चुनाव कब हुए थे? पिछले चुनाव अभी जस्ट जो चुनाव हुए हैं वो पिछले चुनाव कब हुए थे और अगले चुनाव कब होंगे ये देखना है। पिछले चुनाव हमारे मध्य प्रदेश की बात करूँ 2018 में हुए थे और केंद्र सरकार के 2019 में हुए थे पिछले चुनाव, अभी मोदी साहब के। अगले चुनाव कब होंगे? तो ये 2023 में होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 2024 में होंगे। बस इतना सा कॉलम को भरना, बहुत सिंपल है। 5 साल में होगे ना तो 5-5 जोड़ दो, सीधी सी बात है। इतना जोड़ तो हम लोग कर सकते हैं। आपके राज्य में कितनी महिला प्रतिनिधि है? ये आपको गूगल पर सर्च करके अपने राज्य के हिसाब से निकालना होगा। मैं तो अपने राज्य का बता दूंगा कि मध्य प्रदेश में विधायक जो है महिला विधायक जो है अभी कितनी है? 17 विधायक है जो महिलाएं हैं। बहुत कम संख्या है दोस्तों ये, क्योंकि इससे पहले जो विधायक थे ना वो 31 थी महिला, कम हो गई है। केंद्र में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 78 महिला सांसद हैं, 78 महिला सांसद हैं अभी आज की तारीख में मोदी साहब के साथ में, मतलब पूरे इसमें संसद में बैठी हुई है। तो 78 विधायक महिलाएं हैं, 17 विधायक यहाँ पर महिलाएं हैं। तो ये आपका पूरा चार्ट कंप्लीट इस तरह से आपको उत्तर देना है। कितना आसान है ये। और इस तरह के आप चीज़ें सर्च करके निकालोगे तो थोड़ा सा आपका भी दिमाग दौड़ेगा कि अच्छा ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, ऐसा कुछ आपको करना है। तो विधायक कौन है वो लिख लीजिएगा, सांसद आपके एरिया में कौन है वो भी लिख सकते हैं। अभी राजनीतिक दल विपक्ष में कौन है? मैं एमपी की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की, वहाँ पर कांग्रेस है, और केंद्र की कर रहा हूँ तो यहाँ पर कांग्रेस है। ऐसा कुछ है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि राजस्थान में कौन सी सरकार है तो कांग्रेस की सरकार है, तो विपक्ष में कौन है? बीजेपी है। कितना आसान सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। ये पुराने डेटा के हिसाब से दिया हुआ है इसलिए इस पर जाऊँगा नहीं मैं, सीधी सी बात करता। अब हमारा जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें 3 ही क्वेश्चन थे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। अब मैं बात करूंगा एनसीईआरटी के अंदर के क्वेश्चंस की। उसी में जो आप पढ़ते हैं ना जो कॉन्सेप्ट, उसी के अंदर बहुत सारे फोटो दिए गए हैं। पहले ही पेज में, इस पार्ट का पहला पेज शुरू होता है इस फोटो से। ये फोटो में दिख रहा है, ये संसद का फोटो है दोस्तों, संसद का एक फोटो बनाया गया है, संसद की तस्वीर है ये। संसद की तस्वीर के जरिए कलाकार क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? संसद की तस्वीर मतलब किसी ने बनाई है कलाकार ने अपने हाथों से। संसद की तस्वीर के जरिए कलाकार क्या कहने का प्रयास कर रहा है? कलाकार ये करने का प्रयास कर रहे हैं कि सारे के सारे लोग प्रतिनिधि हैं संसद के। इसमें महिलाएं भी दिख रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग दिख रहे हैं इसमें। तो सभी लोग मिलकर के संसद को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, सारे प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रतिनिधि हैं और संसद का भार उठाएंगे, मतलब देश का भार उठाने के लिए तैयार है। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती हैं। देखते हैं तस्वीर क्या कहती है, इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात क्या कहती हैं? सभी व्यक्तियों को अपने प्रतिनिधि के माध्यम से संसद तक पहुंचने का अधिकार प्राप्त है। तो सभी व्यक्ति पहुंच
पहुंच गए। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सबको निर्वाचित होकर संसद पहुंचने का अधिकार है। इस देश में चाहे कोई किसी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, समुदाय का हो, इस देश में चुनाव लड़ सकता है, चुनाव जीत सकता है और सरकार तक बना सकता है। हमारे देश में जब मोदी साहब आए थे तो बहुत सारे लोग बोलते कि पहले चाय बेचते थे, बहुत पहले जब छोटे थे तब चाय बेचते थे, तो बिल्कुल बेचते होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो इस देश में और कितनी राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए आपको। इस देश में पॉलिटिकल स्वतंत्रता इतनी अच्छी है कि कोई भी व्यक्ति गरीब से गरीब व्यक्ति भी बन सकता है, बस योग्यता होनी चाहिए। मोदी साहब में योग्यता थी, बने, डबल योग्यता थी, दोबारा बने, एक बार फिर बन सकते हैं। योग्यता अगर आप में है तो जनता आपको स्वीकार करेगी, जनता में को आपके ऊपर आस्था है, विश्वास है, और विश्वास झलकता है हमारे संसद में। देश का प्रत्येक नागरिक निर्णय की प्रक्रिया में शामिल है। प्रत्येक नागरिक निर्णय की प्रक्रिया में शामिल भी हो गया। क्यों? क्योंकि भाई हर एक व्यक्ति जो वहाँ चुनकर बैठे ना, ये लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे लोगों ने तो चुन के भेजे, तो प्रत्येक नागरिक का यहाँ पर निर्णय में हिस्सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पेज नंबर 32 पर आप देखोगे, 32 पर, पेज नंबर 32 में क्या लिखा हुआ है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए? इसके पक्ष में एक कारण बताओ, क्यों मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? निर्णय में हिस्सेदारी के लिए मिलना चाहिए। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है कि लोगों को हिस्सेदारी में मौका दिया जाए। सरकार की हिस्सेदारी में, सरकार जो फैसले लेगी उसमें हिस्सेदारी होना चाहिए। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भेदभाव को खत्म करता है, जाति, लिंग, सब भेदभाव को खत्म करता है, सब लोगों को इक्वल राइट्स, बराबर अधिकार प्रोवाइड करता है। इसलिए वयस्क मताधिकार जरूरी है सार्वभौमिक, क्योंकि इस देश की सरकार को चुनने का अधिकार इस देश के वयस्कों को होना चाहिए। तो क्या क्या है? 3 पॉइंट है, पढ़ लेते हैं अच्छे से, बहुत सिंपल से। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों होना चाहिए, इसके पीछे कारण क्या? पहला कारण, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया गया है। लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि जहां लोग खुद तंत्र बनाए, सरकार खुद लोग बनाए। और लोग कब सरकार बनाएंगे? जब वो सहमति देंगे, जब लोगों की भागीदारिता होगी। भागीदारिता से मतलब ये है कि अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं या खुद चुन के भी जा सकते हैं। कोई भी तो, जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी तो जनता होती है, वो खुद भी तो वोट करता है। तो कुल मिलाकर के भागीदारिता और सहमति दोनों को यहाँ पर महत्व दिया गया है। इससे सभी वयस्क नागरिक निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल लेंगे। नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से ही हो सकती थी। इसी वजह से अब भागीदारी आपको सुनिश्चित करना है कि नागरिक सरकार के फैसलों में भागीदार हो। तो क्या तरीका? एक ही तरीका है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 18 साल से ऊपर वाले सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि आपको पता है कि आज़ादी के बाद जब देश का संविधान लागू हुआ ना, 26 जनवरी 1950 को, क्या उस समय भी हमें वोट देने की उम्र सेम थी? दोस्तों, उस समय वोट देने की उम्र 21 साल रखी गई थी, लेकिन 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन किया गया। और इस 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या किया गया? वोट देने की उम्र को 21 से घटा करके 18 कर दिया गया है। अब इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? कोई समिति, कमेटी बिठाई गई होगी, लगातार मांग हो रही होगी कि 18 साल वयस्क होता है। और 18 साल के लोग आजकल बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, एजुकेशन लेवल बढ़ा था, इस वजह से उसको कम करना पड़ा। और ऐसे वोटर की संख्या बढ़ गई। 2019 में हमारे पास 90 करोड़ वोटर थे। मतदाताओं की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास में 90 करोड़। सोचो आप, कितना बड़ा एक तबका जो है वो वोट डालता है दोस्तों। इतना बड़ा तबका हमारे देश में वोट डाल देता है। 90 करोड़ लोगों को वोट देने का अधिकार है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं जो पेज नंबर 32 पे लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बोलता है कि क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थियों द्वारा? अपनी राय में बताए कि इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से एक बार और से देख लो कि जो मॉनिटर का चुनाव होता है वो खुद विद्यार्थी करे या खुद शिक्षक करे, कौन सा बेहतर होगा? ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर समझते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी क्लास में मॉनिटर का चुनाव करना है और मॉनिटर का चुनाव आपके अलावा
शिक्षक ही खुद बोल देता है कि भाई यही होगा, चुनाव की जरूरत नहीं है, तो उससे क्या होगा? उससे दो बातें हो सकती है। एक तो ये कि वो जो मॉनिटर का चुनाव हुआ है वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ। लोकतांत्रिक तरीका मतलब जिसमें लोग स्वयं वोट दें, तो आपने आपकी क्लास के लोगों ने वोट ही नहीं दिया और आदमी बन गया। हो सकता है कि वो थोड़ा दबंग किस्म का हो सकता है जिसको आप पसंद नहीं करते थे वो आ गया। तो कई बार क्या होता है कि जब लोग वोट करते हैं ना, तो इसका मतलब लोगों की सहमति होती है और लोग उसका साथ भी देते हैं। तो उस मॉनिटर का साथ कैसे देंगे जब उनको उनकी मर्जी से नहीं चुना गया, थोपा गया हो गया ना, वो तो उसके ऊपर थोपा गया है। कह सकते हैं कि एक तो लोकतांत्रिक तरीका नहीं हुआ, दूसरा वो मॉनिटर उनकी पसंद का नहीं था, तो हो सकता है दोनों के बीच में रंजिशें शुरू हो जाए। आपने पहले वाला अध्याय पढ़ा है ना दोस्तों, तो वहाँ मैंने आपको एक कहानी बताई थी सुरेश नाम के एक बच्चे की, जो अनिल नाम के एक बच्चे को परेशान कर रहा था। वो मॉनिटर दबंग था, जानबूझ करके उसको बदला लेना चाह रहा था कि वो एक मिसिस राव जो आई थी उनको बोला कि ये अनिल बदमाशी कर रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है, शोर मचा रहा है, जबकि अनिल कुछ कर ही नहीं रहा था। याद था कुछ वैसे ही कुछ। तो उस मॉनिटर को हो सकता है कि टीचर ने चुना होगा, लोगों की सहमति नहीं थी। जब लोगों की सहमति होती तो मॉनिटर की बात को सारे स्टूडेंट सुनेंगे भी और थोड़ा नियम का पालन भी करेंगे, अनुशासन भी क्लास में बना रहेगा। इसलिए मेरे हिसाब से अगर खुद विद्यार्थी मॉनिटर का चुनाव करे तो एक ज़्यादा बेहतर तरीका है बजाय शिक्षक के चुनने के। समझ में आ गया? दोबारा से इसमें आते हैं। क्लास का मॉनिटर का चुनाव, क्लास का मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा न करके विद्यार्थियों द्वारा किया जाना लोकतांत्रिक होगा। लोकतांत्रिक में जब सब लोग वोट करते हैं। जिस मॉनिटर का चुनाव विद्यार्थी करेंगे उस मॉनिटर को विद्यार्थी सहयोग भी करेंगे, क्योंकि वह उनका अपना चुना हुआ प्रतिनिधि है। बिल्कुल सही बात है, खुद ही चुन रहे हैं ना वो। तो जब अपना चुना हुआ प्रतिनिधि है तो बेशक ये है कि भाई विद्यार्थी कुछ खुद चुन रहे हैं तो अपना चुना हुआ है। जिस मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाएगा उस मॉनिटर को विद्यार्थी सहयोग नहीं करेंगे। उस विद्यार्थी को मॉनिटर क्या नहीं करेंगे? सहयोग नहीं करेंगे। और क्योंकि विद्यार्थियों को लगेगा कि वह उनका अपना प्रतिनिधित्व तो नहीं है, यह चुनाव उनकी पसंद का भी नहीं है। दोस्तों कितना है, एक तो बिना पसंद के आपने हमारे ऊपर थोप दिया, तो सहयोग नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, और अनुशासनहीनता क्लास में बनेगी। क्लास में बनाना है अनुशासन तो आपको चुनना पड़ेगा उसी व्यक्ति को जिसको खुद बच्चे चाहते हैं। विद्यार्थियों का चुनाव ज़रूरी है, इसलिए मॉनिटर का चुनाव हमेशा विद्यार्थियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। एक अच्छी क्लासरूम में अच्छा माहौल चाहिए तो। लेकिन अगर मान लो टीचर ने चुन लिया तो वो दबंग बच्चा हो सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे इनने नहीं चुना। वही वाली बात होगी, राजा और एक चुने हुए प्रधानमंत्री में क्या अंतर होता है? वही प्रधानमंत्री साहब को खुद लोग चुनकर भेजते हैं और राजा जो है वो स्वयं का मालिक होता है, उसको कोई चुन के नहीं भेजता, वो राजा का बेटा राजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायक कौन होता है और इसका चुनाव कैसे किया जाता है? इस बात को समझने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें। ये हमने क्लास के दौरान इसका मतलब समझा था। एक एमएलए होता कौन है? विधायक कौन होता है? एक विधायक वो होता है जो विधानसभा में लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो विधानसभा क्या हो गई? अब विधानसभा मतलब राज्य सरकार जब बनती है ना किसी राज्य में, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो उसमें मुख्यमंत्री बनता है। और मुख्यमंत्री कौन बनता है? जिसके पास सबसे ज़्यादा विधायक है। और विधायक कौन होते हैं? जिसको हम चुन के ले जाते हैं। हमारा एक क्षेत्र होता है, विधानसभा क्षेत्र एक छोटा सा क्षेत्र होता है जिसमें लोग रहते हैं और वो लोग वोटर होते हैं। वही वोटर उनको चुनाव में वोट डालते और जिताते और वो उनका प्रतिनिधित्व राज्य सरकार में करता है विधानसभा में। ऐसा कुछ। विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए राज्य को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। तो एक विधानसभा जो होती है पूरे देश की विधानसभा, पूरे राज्य की विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होते हैं, तो पूरे एरिया को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र भी कहते हैं उसको। बोलते हैं ना कि विधानसभा क्षेत्र नंबर ये, विधानसभा क्षेत्र नंबर 32, 33, 34 ऐसे नंबर दिए जाते हैं सीटों के आधार पर। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है और यही प्रतिनिधि कहलाता है विधायक या एमएलए। एमएलए का मतलब क्या होता है? एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विधानसभा, और विधानसभा का जो मेंबर होता है उसको हिंदी में विधायक बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं एमएलए। एम फॉर मेंबर, एल फॉर लेजिस्लेटिव और ए फॉर असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये नीचे लिखा हुआ है। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव जनता द्वारा 5 साल में किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया ये लोग होते क्या है? ये प्रतिनिधि होते हैं हमारे, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा में। हमारा प्रतिनिधित्व विधानसभा में करेंगे और सरकार चलाएंगे, इसमें हमारी राय होती है। राज्य विधानसभा संसद यानी लोकसभा, राज्य विधानसभा और संसद यानी लोकसभा के बीच क्या अंतर है?
मतलब लोकसभा वर्सेस लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा और लोकसभा में अंतर क्या है? लोकसभा लोकसभा जो है यानी संसद जो है वो केंद्र स्तर पर होती है और विधानसभा राज्य स्तर पर होती है, ये अंतर हो गया। विधानसभा का क्षेत्र जो है वो छोटा होता है, संसदीय क्षेत्र बड़ा होता है। हो सकता है ना, दोनों राजनीतिक पार्टियों से भी होते हैं, तो एक एक करके इनके थोड़े से अंतर पढ़ लेते, ज़्यादा अंतर तो नहीं है। पहला है राज्य विधानसभा चुने हुए विधायकों के समूह से बनती है। विधानसभा विधायकों के समूह से बनती है, जिसे एमएलए का समूह कहते हैं, जबकि लोकसभा संसद जो है वो सांसदों यानी एमपी के समूह से बनती है। सांसद होते हैं ना लोकसभा में, संसद के एमपी पूरे देश से चुनकर आते हैं। संसद में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो सांसद जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पूरे देश के हर एक राज्य से चुनकर आते हैं। अलग अलग राज्यों में इनकी सीटें भी अलग अलग होती हैं, लेकिन विधायक केवल एक ही राज्य के होते हैं, लेकिन हर राज्यों में अपने अपने विधायक होते हैं। तो एक निश्चित राज्य से आते हैं, विशेष राज्य से चुनकर आते हैं। कौन? विधानसभा के सदस्य। तो संसद के सदस्य पूरे देश से होंगे। इसका मतलब संसद राष्ट्रीय स्तर पर होती है और विधानसभा राज्य स्तर पर होती है, यही तो अंतर है। समझ में आया? बहुत सिंपल सा चीज़ है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए क्वेश्चन जो है ये आपको पेज नंबर 33, 34 में मिल जाएगा, चेक कीजिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा काम राज्य सरकार का है और कौन सा काम केंद्र सरकार का है? दोस्तों, राज्य सरकार का अलग काम होता है, केंद्र सरकार का अलग काम होता है, आपको दिमाग में बैठाना होगा। जो काम देश के हिसाब से होगा, राष्ट्रीय स्तर पर होता है, वो केंद्र सरकार करती है। जो काम रेलवे का हो, जो काम डिफेंस का हो, मतलब सेना से संबंधित हो, या जो काम अंतर्राष्ट्रीय मामलों का, वो सब काम कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। या जो काम संविधान से संबंधित हो, केंद्र करेगी। लेकिन राज्य के अंदर छोटे मोटे बदलाव जो करना है, जैसे राज्य के स्कूलों में बदलाव, शिक्षा नीति में बदलाव वगैरह, छोटे छोटे बदलाव करना है, ये खुद राज्य कर लेती है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए, अब आपको तय करना है कि इसमें से राज्य सरकार का काम कौन सा और केंद्र का कौन सा है। पहला, चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखना। चीन दूसरा देश है, मैंने बोला ना, अंतरराष्ट्रीय संबंध कोई राज्य थोड़ी रखता है, देश रखता है। इसका मतलब ये किसका काम है? पहला उत्तर हमारा हो गया केंद्र सरकार। पहला उत्तर क्या हो गया? केंद्र सरकार। दूसरा है, मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षा से बाहर रखा जाए। मतलब मध्य प्रदेश में जो बोर्ड एग्जाम होती है ना, आप मध्य प्रदेश के वासी है तो बहुत बेहतर समझ पाएंगे, यूपी के कहीं के भी वो समझ जाएंगे मेरे ख्याल से। तो क्योंकि बोर्ड एग्जाम हर जगह होती है, हर अलग अलग राज्यों की। मैं एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश बोर्ड में मान लो ये बोल दिया कि 8वीं बोर्ड नहीं रहेगी। कौन बोल रहा है? मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम का डिसीजन मध्य प्रदेश खुद लेता है। इसका मतलब ये बोलेगा कौन? ये राज्य सरकार का फैसला है दोस्तों, राज्य सरकार का फैसला है। नेक्स्ट, अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलवे लाइन चलाई जाएगी। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। मैसूर कहाँ है? भैया कर्नाटक में है। कर्नाटक और राजस्थान के बीच, दो राज्यों के बीच की बात है। और वैसे भी रेलवे लाइन का पूरा काम, रेलवे पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है। तो ये काम भी किसका होगा? ये भी काम हो गया केंद्र सरकार का। समझ गए होंगे आप। आखिरी है, 1000 रुपए का नया नोट जारी किया जाएगा। कौन जारी करती है भाई साहब? आरबीआई जारी करती है। केंद्र सरकार में होती है, वो केंद्र सरकार की सहायता से करती है। तो ये भी काम किसका हो गया? केंद्र सरकार का हो गया। तो है ना कमाल की बात कि बहुत सिंपल सा था ये 4 ऑप्शन, जिसमें से आपको तय करना था कि कौन सा काम केंद्र का, कौन सा राज्य का है। हमारा ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार। खाली ख वाले ऑप्शन को छोड़ दे तो बाकी सारे किसके निर्णय थे? केंद्र सरकार के। ये रहा आपका उत्तर। और ये उत्तर में आप चेक कर लो कि भाई मैंने क्या उत्तर समझा है। खाली दूसरे वाला राज्य सरकार, बाकी सब केंद्र सरकार, केंद्र सरकार है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 33 पे ही मिलेगा आपको। निम्नलिखित शब्दों में रिक्त स्थान को भरे। रिक्त स्थान को भरना है और जो शब्द है ना, ये इनको भरना है। कौन से शब्द? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शब्द का इस्तेमाल करना। अब आपको पूरा ये पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ, मैं पढ़ूंगा आपके लिए,
और समझेंगे कि क्या हो सकता है। सटीक शब्द लेना है, विधायकों को इनमें से कहाँ डालना है, प्रतिनिधियों को और प्रत्यक्ष रूप से। ये आपके सामने 4 ऐसे ऑप्शन हैं और 4 रिक्त स्थान भी आपको दिए गए। अब कौन से रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा ये तो पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। ये रिक्त स्थान क्यों बनाए गए, क्योंकि आपको सेंटेंस फॉर्म करना आना चाहिए। जो वाक्य जो बना रहे ना हम लोग, जितना भी वाक्य बना रहे, ये वाक्य किस तरह से बनते हैं, क्या सटीक बनते हैं कि नहीं बनते, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। पहला हम लोग पढ़ते हैं, हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को आमतौर पर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। बिल्कुल सही। एक तो बहुत पेचीदे वर्ड आ गए, फिर से मैं समझाता हूं। हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को, लोकतांत्रिक सरकार मतलब जिसमें खुद लोग वोट डालते हैं, आमतौर पर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र मतलब ऐसा लोकतंत्र जिसमें प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं, लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग हिस्सेदारी नहीं करते। कौन हिस्सेदारी नहीं करते? लोग हिस्सेदारी नहीं करते। प्रतिनिधि मूलक में सरकार कौन चला रहा है? प्रतिनिधि चला रहा है। तो देखो इसको देख, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग हिस्सेदारी नहीं करते। कौन से लोग? ये लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं, लोगों के प्रतिनिधि करते हैं। तो मैं बोल सकता हूं प्रत्यक्ष रूप से। अब पढ़ो इसको, लोग प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते। इसको समझो थोड़ा। लोग प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते हैं, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को चुनते हैं? वो तो चुनाव का तरीका। विधायकों को चुनते हैं, विधायकों को चुनते हैं। तो उत्तर क्या हो गया? विधायक। प्रतिनिधि होता है यहाँ जगह, तो मैं प्रतिनिधि भी लिख देता। सांसद होता तो सांसद भी लिख देता। चुनते हैं। ये पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसला लेते हैं। ये कौन? ये प्रतिनिधि। ये प्रतिनिधि, सॉरी क्षमा करें, हाँ, ये प्रतिनिधि को हम लोग विधायक को चुनते हैं, के जरिए विधायक को चुनते हैं और ये पूरी जनता के बारे में फैसला लेते हैं। या तो विधायक यहाँ आ जाएगा या प्रतिनिधि यहाँ आ सकता है, दोनों सटीक बैठेंगे। तो ये प्रतिनिधि, मैं यहाँ प्रतिनिधि लिखूंगा क्योंकि विधायक क्या है? प्रतिनिधि है। ये प्रतिनिधि पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसला लेते हैं। आज के दौर में ऐसी किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को नहीं देती हो। क्या नहीं देती हो? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो ये इसको मैं खाली शॉर्ट में एकदम मताधिकार नहीं देती है, जो सार्वभौमिक मताधिकार नहीं देती। ये आपका उत्तर हो गया। अब आप सेंटेंस पूरा पढ़ सकते हैं। सेंटेंस पढ़ेंगे, हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को आमतौर पर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने विधायकों को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसला लेते हैं। आज के दौर में ऐसी किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार न देती हो। इसका मतलब यह है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। कितना सटीक सेंटेंस ये बना है। हमने सारे के सारे ऑप्शन क्रैक कर लिए हैं। अब देख लेते एक एक करके हमारे ऑप्शंस कहाँ हैं। ये आपके ऑप्शंस हैं। प्रत्यक्ष रूप से मैंने बोला था ना कि वो 2 वर्ड हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर विधायक लिख दिया, हमने यहाँ पर लिखा विधायक, वहाँ लिखा प्रतिनिधि। यहाँ प्रतिनिधि लिख देंगे, वहाँ विधायक भी लिख देंगे तो भी सही है, क्योंकि विधायक और प्रतिनिधि बात एक ही। हम लोग प्रतिनिधियों को चुनते हैं या हम लोग विधायकों को चुनते हैं, बात एक ही है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने थे, प्रत्यक्ष रूप से, प्रतिनिधियाँ, विधायक और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बस आपका सेंटेंस सही होना चाहिए और सही शब्द का चुनाव करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आप क्वेश्चन नंबर, ये पेज नंबर 33 पे ही मिलेगा आपको। आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत राज्य विधायिका और संसद के लिए चुने जाने वाले ज़्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों है कि जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं? देखिए, जीवन भर के लिए अगर किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं तो वो प्रतिनिधि कैसा हो सकता है? निरंकुश हो सकता है, क्योंकि उसको हटने का डर नहीं होगा, निरंकुश हो सकता है।
दूसरा ये है कि लोकतंत्र कब रहेगा, फिर लोकतंत्र का उद्देश्य, लोकतंत्र नहीं रह पाएगा फिर तो। लोकतंत्र में लोगों को चुनाव करना ही है ना, बिना चुनाव के लोकतंत्र हासिल नहीं हो पाएगा। और इसलिए जनप्रतिनिधि का चुनाव हर 5 साल में होता है ताकि कामकाज के बारे में, कामकाज के बारे में सजग हो जाए हम लोग। भाई 5 साल में अच्छा काम नहीं किया तो नेक्स्ट को बुला लाएंगे, तो 5 साल में अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस बात को लेकर के हम लोग भी सजग हो जाते हैं कि चलो यार 5 साल तो दे ही देते हैं इसको, ज़्यादा नहीं तो इस वजह से प्रतिनिधियों का चुनाव हर 5 साल में होना ही चाहिए। 5 साल में नहीं होगा तो गलत होगा दोस्तों। कभी कभार ऐसा हो जाता है कुछ कंडीशंस में, जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव में इसमें पंचायत के चुनाव कोरोना को लेकर के 2.5-3-4 साल लंबे हो गए। पंचायत को किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के चुनाव बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो उत्तर में क्या है, पहला तो ये कि जीवन भर के लिए प्रतिनिधि का चुनाव उन्हें निरंकुश बना सकता है, बिल्कुल सही। निश्चित अवधि के लिए प्रतिनिधि का चुनाव लोगों को यह जांचने परखने का मौका देता है कि उनके प्रतिनिधि उनके हितों का ध्यान भी दे रहे कि नहीं दे रहे। नहीं दे रहे तो 5 साल में दूसरी सरकार। समझ रहे कुछ, मतलब निश्चित अवधि के लिए प्रतिनिधि का चुनाव लोगों को यह जांचने और परखने का मौका देता है कि भाई हमने जिनको चुना वो हमारे लिए सोच भी रहे कि नहीं सोच रहे हैं। नहीं सोच रहे, हटो, दूसरे आएंगे। हर 5 साल में हम कर सकते हैं ना, ये तो पावर हमारे पास है। वयस्क मताधिकार की पावर नहीं छीन सकते आप। तीसरा पॉइंट भी है दोस्तों इसमें, निश्चित अवधि के चुनाव से प्रतिनिधियों को इस बात का भय रहता है, अगर 5 साल के लिए आपको चुनाना, एक होता है ना गवर्नमेंट जॉब हो गई, एक बार लग गए टेंशन खत्म, दिमाग में टेंशन खत्म, अब जीवन भर आपको कोई नहीं हटाए, गवर्नमेंट जॉब लग गई। लेकिन ये गवर्नमेंट के होने के बावजूद भी इनको बोला खाली 5 साल के लिए आपको टेंडर दिया है इस देश की सेवा करने का, लेकिन 5 साल का डर है कि यार 5 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद क्या, मेरा भविष्य क्या है। अगर मैं अगले 5 साल के लिए आऊँगा तब कब आऊँगा मैं, जब मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा, अच्छा काम करूँगा। अच्छा मुझे आप खुद ही बताइए, अगर मान लो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आता है तो आप अगला चैप्टर क्यों पढ़ोगे। अगर मैं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा नहीं पाता तो आप अगला चैप्टर क्यों पढ़ोगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अगला चैप्टर पढ़ो, उसके लिए मैं क्या करूँगा, अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तो वैसे ही होता है कि अगर मान लो निश्चित अवधि के चुनाव जो है, निश्चित अवधि के चुनाव रख दिए तो उससे उम्मीदवार को यानी प्रतिनिधियों को भय रहता है कि उन्होंने जनता के हित के काम नहीं किया तो अगली योजना में उन्हें हटा दिया जाएगा। समझ में आ गया, कितना सिंपल सा लॉजिक है। इसी वजह से इनके चुनाव 5 साल में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 33 पे मिलेगा आपको। आप यह पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्यवाहियों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनावों का ही इस्तेमाल नहीं करते। मतलब अगर आपको सरकार की कार्यवाही पर सहमति या असहमति जतानी है तो खाली ऐसा नहीं कि आपने वोट डाल दिया तो आप सरकार के साथ हैं, या आपने वोट नहीं डाला उस सरकार को दूसरे को डाल दिया तो आप उससे असहमत हैं। केवल वोट से नहीं जाहिर कर सकते, उसके अलावा और भी तरीके हैं, उसके बल्कि दूसरे रास्ते भी अख्तियार कर सकते हैं। क्या आप छोटे से नाटक के जरिए इस तरह के 3 तरीके बता सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नाटक तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं वो 3 तरीके जरूर बता सकता हूँ। हो सकता है कि आप वो नाटक अपने स्कूल में छोटा मोटा प्ले करके ये बता सको, तो नाटक आप अपने स्कूल में कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा उसमें हिंट दूंगा, किस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है आपको। पहला कि विद्यार्थी स्वयं एक नाटक का आयोजित करें कि जो नीचे कुछ संकेत जो लिखे हुए, क्या संकेत लिखे, सबसे पहले तो एक समूह बनाए, विद्यार्थियों का एक समूह बनाए जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जुलूस निकालने वाला हो। तो मैं क्या करो, कुछ पोस्टर लो, ठीक है, उस पोस्टर में लिखो कि सरकार की नीतियाँ यह है, तानाशाही सरकार बंद करो बंद करो, जो भी आपको लिखना है, सरकार की नीतियाँ, या जो मान लो नोटबंदी गलत है गलत है गलत है ऐसा कुछ, या काले धन वापस लाओ, काले धन वापस, काले धन को ले लो, बहुत चर्चा में है, या रोजगार दो, बेरोजगारी खत्म करो, गरीबी हटाओ, ऐसे पोस्टर लेके चल रहे हैं आप, बहुत सारे लोग चल रहे। ये क्या कर, ये जुलूस निकाल रहे, ये क्या है, जनसभाओं के माध्यम से सरकार से असहमति जताने का तरीका। पहला आपका नाटक कदम ये हो गया। दूसरा सार्वजनिक जनसभा कर लिया आपने। दूसरा वाला क्या है, दूसरा बोलता है विद्यार्थियों का एक समूह जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अखबार में लिखने का मंचन करता। अब 2 4 5 विद्यार्थी मिल जाओ और सब विद्यार्थी अखबार
कुछ पेज लेकर के उसमें लिखना शुरू करो सरकार के खिलाफ, और कुछ अखबार आगे टांग दो कि उसमें कुछ लिखा हुआ है, इस तरह सरकार, ऐसी सरकार ने घोटाला, ये भ्रष्टाचार, ये वो, भ्रष्टाचार पे कुछ लिख रहे हैं, भ्रष्टाचार पे लिखते हुए युवक, तो ऐसा कुछ नाटक मंचन करना है ये भी कर सकते हैं, क्योंकि अखबारों के माध्यम से हम सरकार की से असहमति दर्ज कर सकते हैं, सहमति दर्ज कर सकते हैं। खाली वोट देकर हमारा काम खत्म नहीं होता, उस 5 साल में सरकार पर कंट्रोल करना है तो क्या तरीका है, जनसभा के माध्यम से सरकार पर दबाव डाल सकते हैं, अखबार, टीवी, रेडियो के माध्यम से सरकार से सूचना हासिल कर लेते हैं। दोस्तों 2005 में तो इतना अच्छा चीज़ हमारे पास आ गया है, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपको जो भी सूचना चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए, सारी हासिल कर सकते हैं। बस आप RTI फाइल कर दो कि बस मुझे इस सेक्टर में जानकारी चाहिए, बताओ क्या हुआ, उनको देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 2005 में नियम आ गया है, कानून बन गया, तो देना ही पड़ेगा। विद्यार्थियों का एक समूह केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ नाटक का मंचन करे। इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना है, एक टेबल रखनी है, बढ़िया सा उसके ऊपर टेबल क्लॉथ रख दो और 2 लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं और लैपटॉप खोल के ऐसे कुछ रख दो जिससे आपको लगे कि आप न्यूज़ पढ़ रहे हो। अब आप फिर मंचन करो कि नमस्कार साथियों, आज हम लोग पर्दा खोलने वाले हैं हमारी सरकार का, जिसको जनता ने चुनाव में जिताया है। दोस्तों ये सरकार कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, इसका हम लोग आज आपको बताएंगे। आज करेंगे हम लोग DNA एनालिसिस, जो कि आप लोग देखते रहते हैं। तो आप इसमें क्या करोगे? इसमें मंचन के द्वारा बताने का प्रयास करोगे कि सरकार से हम लोग असहमत है, नीतियाँ खराब है, नीतियों की कमियां बताने का प्रयास करोगे। तो तीसरा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी हम लोग सरकार से असहमति दर्ज कर सकते हैं। 3 तरीके हैं ना सरकार से असहमति जताने के, जनसभाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों से और मीडिया से। तीनों के तीनों आप मंचन में अप्लाई कर दो, यही आपका नाटक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, या फिर लिख भी दोगे, शब्दों में लिखना हम लोगों को, तो वैसे भी नीचे दी गई तालिका के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। ये तालिका 1984 के चुनाव की है दोस्तों। 1984 में चुनाव हुए थे। 1984 के समय में चुनाव हुए थे, उससे थोड़े दिन पहले ही इंदिरा गांधी जी को मार दिया गया था। आपको पता ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो भारत की एकमात्र लेडी प्राइम मिनिस्टर है, वुमन यानी फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, आयरन लेडी के नाम से विख्यात थी वो, और उनको उनके ही जो बॉडीगार्ड थे, हालांकि वो सिख धर्म से जुड़े हुए थे, सरदार जी थे दोनों, उन्होंने उनको मार दिया था। हालांकि उसके पीछे बहुत सारी कहानी है कि एक बार ये हुआ था ना कि 1984 में, 1984 में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम का एक ऑपरेशन किया था। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है, ये इसका संबंध था अमृतसर से। दोस्तों क्या किया था इन्होंने, अमृतसर नाम का जो जगह है जहाँ पर ये गुरु मंदिर साहिब जिसको बोलते हैं, मतलब बहुत होली प्लेस है, बहुत पवित्र स्थान है सिखों के लिए, और सिख धर्म के उसी मंदिर में, उसी गुरुद्वारे में जो है इन्होंने ब्लू स्टार का ऑपरेशन किया था और मिलिट्री को वहाँ भेज दिया था। तो उनके धर्म को बहुत ठेस पहुंची थी लोगों को। वैसे भी धर्मनिरपेक्षता में सरकार को धर्म के मामले में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उन्होंने इतना कुछ किया था, तो लोगों का सिख धर्म जो है वो खिलाफ हो गए थे इंदिरा गांधी के। और इसी वजह से इसी चीज़ को चलते हुए उनके एक बॉडीगार्ड ने, उनके अंगरक्षक जो थे, उन्होंने उनको गोली मार दी और चाकू मार दी, जिससे उनकी हत्या हो गई थी। इसी वजह से क्या हुआ, 1984 में जब चुनाव हुआ तो राजीव गांधी सत्ता संभालने वाले थे, तो राजीव गांधी को इतनी ज़्यादा सीटें मिली, अब तक रिकॉर्ड किसी को, एक पार्टी को इतनी सीट नहीं मिली दोस्तों आज तक लोकसभा में। क्यों मिली? क्योंकि इंदिरा गांधी की सिंपैथी थी, इंदिरा गांधी को मार दिया गया था, इस वजह से उनके बेटे को बहुत ज़्यादा वोट मिल गए थे। आप देख पाएंगे कि पूरे इसमें आपको दिखेंगे, जैसे 2 है, 2, 22, 4 इतनी सीटें मिली, लेकिन कांग्रेस को, राजीव गांधी को 404 सीट मिलती हैं। वो भी उसके अलावा भी देखोगे आप क्या है, उसके अलावा जो भी पार्टियाँ छोटी मोटी, किसी को 10, किसी को 3, किसी को 12, किसी को 2, 2, 1, 3 सीटें ही नहीं मिल पा रही है। एक को मिली थी केवल तेलुगु देशम पार्टी, जिसको 30 सीटें मिली थी, TDP को, बाकी मिली नहीं। निर्दलीय को 5, 1, 1, 2, 2 से मिली है। कुल चुनाव हुआ था 514 पर। अगर आप सोच रहे हैं कि 543 सीटें होती सर, आप 514 पर बता रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ था? 2 राज्य में चुनाव नहीं हुए थे 1984 में, ध्यान रखना। एक था असम, एक था पंजाब। पंजाब और असम में पूरे चुनाव नहीं हुए थे। यहाँ की लगभग 14 सीटें थी असम में, असम की 14 सीटों पर चुनाव नहीं हुआ था, और यहाँ की 13 सीटों पर चुनाव नहीं हुआ था। 27 सीटें वैकेंट रह गई थी। कारण क्या था? कारण ये था,
कारण ये था कि 1984 में वो दंगे फसाद हो गए थे, सिख धर्म को लेकर के थोड़ा सा वो हुआ था। हो सकता है उस वजह से नहीं हुआ, बाकी वजह तो नहीं मिलती ज़्यादा, लेकिन इन दो राज्यों में चुनाव नहीं हुए थे। 514 में से कितनी सीटें ला रहे हैं राजीव गांधी? 404 सीटें लेकर के आ रहे हैं। देखो आप, अब तक का रिकॉर्ड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जितनी सीटें लाई थी ना 1984 में, उतनी सीट आज तक किसी भी इलेक्शन में एक सिंगल पार्टी को नहीं मिली है। इवन मोदी साहब को भी नहीं मिली है। किसी सिंगल पार्टी ने 400 क्रॉस ही नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन देखते हैं। इसके क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। असम और पंजाब में लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे। नोट, ये ध्यान रखना आपको, असम और इसमें चुनाव नहीं हुए थे। जो मैंने बता दिया आपको कितनी सीटें थी। क्वेश्चन है कौन सरकार बनाएगा और क्यों बनाएगा? कौन सरकार बनाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाएगी सरकार। क्यों बनाएगी? 404 सीटें हैं, फिर भी पूछ रहे हैं क्यों बनाएगी? 404 सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए कितनी? 272 सीट से। इनके पास तो इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारे लोग चले भी जाएंगे तो भी सीट बना लेंगे। 404 में सीट आराम से बन जाएगी। तो हमारा उत्तर होगा कांग्रेस बनाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास में 404 सीटें हैं और टोटल 50% से भी अधिक संख्या में उनके पास सीटें हैं, तो डेफिनेटली बनाएगा ना वो। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, विपक्ष किसे कहा जाता है, कहा जाएगा? इसमें विपक्ष किसमें कहा जाएगा, इसकी भूमिका क्या होगी? अरे विपक्ष किसको कहेंगे? ये देखो ना, सेकंड सबसे बड़ी पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, इसलिए इसको विपक्ष में बैठाया जाएगा। लेकिन फिर भी इसने 10% सीटें हासिल नहीं की, लेकिन फिर भी इसको विपक्ष में बैठाएंगे। तो वे सभी राजनीतिक दल जो सरकार में शामिल नहीं है विपक्ष कहलाते हैं। जैसे तेलुगु देशम पार्टी मुख्य विरोधी दल है और विपक्ष का कार्य भी करेगा और सरकार की कमियों को जनता के सामने लाएगा। भूमिका क्या है? सरकार की कमियों को जनता के सामने लाना विपक्ष की भूमिका होती है। समझ में आ गया? आज राहुल गांधी अगर मोदी साहब के विपक्ष में बैठे हैं तो मोदी साहब जरूरी नहीं कि वो कुछ कमियां नहीं रखेंगे। हो सकता है कि उनके कुछ योजनाओं में कुछ कमियां हैं, उनकी योजना की कमियों को जनता के सामने लेकर के आएंगे। कौन? विपक्ष। विपक्ष दोस्तों हमेशा भले कैसा हो लेकिन हमारा साथी तो होता है, क्योंकि हमारे लिए काम करता है। लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे? लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे? वो सभी लोग जो चुन करके आए ना प्रतिनिधि, वो सभी लोग उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल के सभी सदस्य जो किसी निर्वाचन क्षेत्र से संसद के रूप में निर्वाचित हुए, जितनी भी सीटें जिसको भी मिली, सारे लोग आएंगे, शपथ लेंगे और अपना काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28 पर दिए गए चित्र में 1962 में हुए तीसरे लोकसभा चुनाव के परिणाम दिखाए गए। देखना एनसीईआरटी में एक अच्छा सा पुराना सा फोटो है जिसमें लोग परिणाम भी देख रहे हैं। लोकसभा के परिणाम दिखाएंगे। इस चित्र पर आधारित निम्नलिखित सवालों के जवाब दें। का सवाल पहला क्या है? लोकसभा में किस राज्य के में सांसद सबसे अधिक हैं और आपके विचार में ऐसा क्यों है? किस राज्य में? पहले हम लोग फोटो देख लेते हैं, फिर एक एक करके क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगा मैं। ये फोटो देख रहे हैं आप, 1962 के चुनावों का परिणाम है ये। और 1962 में जब तीसरा चुनाव हुआ था तो ये प्रश्न पहला क्या पूछ रहा है? किस राज्य में सबसे ज्यादा सांसद हैं? किस राज्य में? तो अब देखिए ना, किस राज्य में? 43, 12, 53, 22, 18, 56, 41, 44, 26, 20, 22, 22, 86, 86, 36, 5, 2, 2, 86 सबसे ज़्यादा दिख रहा है ना। और ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधायकों की, सांसदों की संख्या है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सांसदों की संख्या लोकसभा की सीटों की संख्या जनसंख्या के हिसाब से होती है। जिस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा उसके हिसाब से। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर हमको मिल गया। दूसरा बोलता है लोकसभा में किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है? किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है? सबसे ज्यादा वाला तो पढ़ लिया ना, यूपी। सबसे कम कौन से? क्लियर दिख रहा है, यहां से यहां तक ये दो राज्य दिख रहे हैं, 2 इसमें है और 2 इसमें है। राज्य कौन सा है? मणिपुर, त्रिपुरा। आंसर हो गया मणिपुर और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, किस राजनीतिक दल को सभी राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें मिली? किस राजनीतिक दल को? दोस्तों कांग्रेस दिख रहा है ना आपको, ये सभी राज्यों में ज्यादा सीटें मिली इसको, कांग्रेस को सभी राज्यों में ज्यादा सीटें मिली, बाकी और किसी भी पार्टी को नहीं मिली। तो इसका उत्तर क्या हो गया? कांग्रेस इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा?
और कारण बताइए आपके राज्य में कौन सा, तो वो आपके हिसाब से होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझा कि कैसे उत्तर इसका निकाला जाएगा। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ मैं। आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा ये बताइए। अब आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा, इससे तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, इससे कैसे समझेंगे। कांग्रेस ने सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें जीती, ये हमारा उत्तर हो गया था। हमने तीन प्रश्न के उत्तर दिए थे, चौथा प्रश्न का उत्तर हम लोग इस चित्र से नहीं दे पाएंगे। हमने पहला दिया यूपी, दूसरा दिया मणिपुर त्रिपुरा, तीसरा कांग्रेस किस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा राज्यों में सीटें हैं, तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें, ये भी हमने कर लिया। चौथा, आपके राज्य में कौन सी दल सरकार बनाएगा, ये आपके राज्य के विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट देख के बता पाएंगे आप, ये उत्तर होगा ना उसका। तो हमने जो उत्तर देखे उसका क्या क्या उत्तर है। पहला वाला, लोकसभा में उत्तर प्रदेश में सांसद सबसे अधिक है क्योंकि वहां की जनसंख्या अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा है। मणिपुर त्रिपुरा राज्यों में सांसदों की संख्या कम है, जनसंख्या भी कम है। कांग्रेस के ने सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें जीती, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपके राज्य में कौन की सरकार बनेगी, चौथा क्वेश्चन था जिसका आंसर हमने दिया नहीं। अब ये डिपेंड करता है विधानसभा चुनाव में, विधानसभा में जिस दल को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी, विधानसभा में जिस दल को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी उसकी सरकार आपके राज्य में बन जाएगी। तो ये तो बहुत सिंपल सा फंडा था, ये क्वेश्चन भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस तालिका को देखने, क्वेश्चन जो है आपको 39 नंबर पेज मिलेगा। इस तालिका को देखने के बाद क्या आप यह कह सकते हैं कि पिछले 50 सालों में चुनाव में जनता की सहभागिता कम हुई है, पिछले 50 साल में चुनाव में जनता की सहभागिता कम हुई है या बढ़ी है, या शुरुआती वृद्धि हुई फिर स्थिर रही। क्वेश्चन समझा, नहीं समझा एक बार फिर से बोलो। पिछले 50 साल का हम लोग अगर आंकड़ा देखें, हमारे पास एक चार्ट भी है, 50 साल का आंकड़ा देखिए, जैसे ये चार्ट हमारे पास 50 साल का आंकड़ा है, हो सकता है ये 1951 से 2004 तक 50 साल का हमारे पास आंकड़ा है, 50-52 साल का। इन 50-52 सालों में क्या हुआ, इन साल में आपको पता ही करना है कि क्या वोट देने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही, या कि कुछ साल बढ़ी फिर स्थिर हो गई फिर घटी बढ़ी, ऐसा क्या ट्रेंड दिखता है, तो वो तो तालिका में देख के बताएंगे। वो लोकसभा चुनाव पहला हुआ था 1951-52 में, तब मतदाता का प्रतिशत कितना था, वोट डालने वाले जितने भी वोटर थे उसमें से कितने लोग वोट डालने पहुंचे, 44.867% लोगों ने वोट दिया। फिर क्या हुआ, चौथी लोकसभा में सीधे चौथी पे आया तो 1967 में 61% लोगों ने वोट दिया, बड़ा है। पांचवी लोकसभा 1971 में 55 फिर घटा है। छठी में क्या हुआ, फिर बढ़ा है, देखो 55 से ये हुआ 60। आठवीं में क्या हुआ, 1984 में फिर से वोटिंग परसेंटेज बढ़ के 63 हो गया। 1991 में 10वीं लोकसभा में 56% लोग ही वोट देते। सोचो कितने कम लोग वोट दे रहे थे, ये लोगों का परसेंटेज गया कहाँ। सोचो ये 61% 1967 में दे गए थे, तो और अब तक 2004 में जागरूक हो गए लेकिन नहीं दे पाए। फिर क्या हुआ, 63 के बाद 10वीं में वापस कम हो गया। 11वीं में फिर क्या हुआ, 14वीं में 2004 में जो हुआ उसमें फिर बढ़ गया। अब आप इसमें क्या देख पा रहे हो, इसमें आप क्या ट्रेंड देख रहे हो, इसमें ट्रेंड देख रहे हो कि पहले हमारा ग्राफ ऐसे चल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर बढ़ रहा है, ऐसा ग्राफ दिखता है। बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसा कुछ है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, कैसे देखेंगे। तो जनता की सहभागिता में उतार चढ़ाव तो आए हैं, लेकिन कैसे उतार चढ़ाव आए इसको हम लोग कैसे समझेंगे। हम समझेंगे शुरुआती दौर में, शुरुआती 2 चुनावों में, यानी पहला दूसरा तीसरा में, शुरुआती 2 चुनाव में 3 चुनाव में जो है जनता की भागीदारिता बढ़ी है, लेकिन 5वीं चुनाव में भागीदारिता कम होगी। उसके बाद 6ठी चुनाव में फिर बढ़ी है, 7वीं में फिर बढ़ी है, और 10वीं और 10वीं में फिर से एकदम से कम हो जाती है, जबकि 14वीं में 10वीं के मुकाबले में फिर बढ़ जाती है। ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। जो आपका चार्ट है वो सब कुछ बता रहा है, लिखने की जरूरत नहीं। उतार चढ़ाव तो देखे गए हैं। अभी थोड़ा सा बड़ा इस बार 70 के आसपास पहुंच गए हैं, तो ठीक ठाक हम लोग दे रहे हैं आजकल वोटिंग।
प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 में है, 40 बोलता है आपके संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण है, समझ में आता है। क्या कारण समझ में आता है चर्चा के? आपको संसद में महिलाओं का कम संख्या का क्या कारण समझ में आता है? अभी मैं आपको प्रेजेंट बात बता रहा हूँ, 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। 2022 में जो 2019 के जो इलेक्शन हुए इसके हिसाब से 78 महिलाएं आ रही लोकसभा में। महिला संसद में जो है अभी 78 महिला बैठी हैं। राज्यसभा की तो छोड़ दो, खाली लोकसभा की बोल रहा हूँ मैं, 78 महिलाएं। जबकि टोटल सीटें कितनी है? 543 है, 543। जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत लगभग 50% तो है ना। जो 50% हिस्सेदारी पूरी इंडिया में जनता में रखती है, उनको 50% सीट तो मिलना चाहिए ना। अब यहाँ 15% सीट मिल रही है 78, उनको मिलना चाहिए कम से कम 225 सीट्स मिलना चाहिए, लेकिन मिली कितनी? 78। कम क्यों है? कमी के कारण क्या? कमी के कारण है, एक तो हमारे देश में महिलाओं के बजाय पुरुषों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। पुरुष प्रधान समाज है ना हमारा, इस वजह से महिलाओं को, और ज़्यादातर महिला अशिक्षित है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो इस समाज में महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो क्या क्या कारण है? महिलाओं को उनके परिवार वालों से राजनीति में आने के लिए कम समर्थन मिलता है। वो आना चाहती है लेकिन बोलते राजनीति सही नहीं है, ये है वो है, अलग अलग प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उनको आने से रोकते हैं। महिलाओं की राजनीति में स्वयं की रुचि भी कम है दोस्तों। महिला स्वयं की रुचि भी नहीं जानती, क्योंकि वो कई बार राजनीति लगता है कि यार कैसे इतने लोगों को फेस करूं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण भी महिलाओं की कमी का कारण है। राजनीति में आजकल हम लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं, राजनीति में अक्सर मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं लगता। और महिलाओं के लिए जो महिलाएं जो है वो थोड़ा सा इस मामले को लेकर के संवेदनशील रहती हैं, तो वो नहीं चाहती कि यार ऐसा कुछ हो या मेरे साथ ऐसा कुछ हो तो गलत ना हो। इस वजह से अपराधीकरण बढ़ रहा है, इस वजह से वो नहीं चाहती, वो अपनी छवि को साफ रखना चाहती है, इस वजह से महिलाएं कम हैं। दोस्तों यहाँ हमने ख़त्म कर लिया हमारा NCERT सॉल्यूशन पूरा। दोस्तों आप उम्मीद करता हूँ कि आपको इस जो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 3 है, इसका संसद हमें क्यों चाहिए, इसको लेकर के हमने NCERT सॉल्यूशन बनाया था। आशा करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास दूसरा विकल्प है magnetbrains.com पर जाइए, आप अपनी वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको लिखा मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप कर सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या? हिंदी मीडियम पर जाएंगे CBSE, और वहाँ पर जाएंगे 8वीं क्लास के अंदर, जहाँ पर आपको 8वीं क्लास के अपने अच्छे अच्छे टीचर दिखाई देंगे। उन सारे टीचर को आप अच्छे से देख लीजिए, उनमें से जो भी आपको पढ़ना है उस पर खाली क्लिक करना है वॉच नाउ पर। जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक किया, आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपके सामने विंडो ओपन हुई, आपको यहाँ पर दिखेगा वॉच चैप्टर वाइज वीडियो, जहाँ पर आपको अलग अलग चैप्टर के डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। इस अलग अलग चैप्टर के अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिखाई देंगे। अब आपको करना क्या? करना ये है कि इनमें से किसी को भी क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने ये वीडियो वाली विंडो खुल जाएगी, जिसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो भी यहाँ से देख सकते हैं। कितना अच्छा ऑप्शन आपके पास में है। तो दोस्तों इस प्रकार मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए है, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो कृपया करके अपने कमेंट जरूर दें, आपके अनुभव जरूर शेयर करें। आपके अनुभव हमें, आपके द्वारा दिए गए कमेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।